अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खैर खबर द बलूचिस्तान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान फोकस है हमारा, और बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट वीक उस पर हम बात करेंगे। और अब जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है, चाहे वो माशी हो, समाजी हो, सियासी हो या जो इंतज़ामी हो, इस पर हम हमेशा बात करते हैं। और आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं। हम जितना बलूचिस्तान का सूबा बड़ा है, इसके मौज़ूआत भी इतने ही मल्टी डायमेंशनल हैं और उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है बल्कि एशिया के बहुत सारे ममालिक जिनकी निगाहें बलूचिस्तान पे हैं। आपको याद होगा 2013 में जब उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बलूचिस्तान और सी पैक और इस पूरे खित्ते को सबूताज करने के लिए तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज सरगर्म अमल हैं, और बलूचिस्तान जिस पर हमारी वफाकी हुकूमत की तवज्जो रत्ती बराबर नहीं है। इस बात में बिलाशुबा किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं यहाँ पर लगी लिपटी बात करूँ। वफाक ने सूबे को मुसलसल नज़रअंदाज किया है और अरसे दराज से नज़रअंदाज किया है। लफाजी खूब की है सब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेके PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत कुछ हुकूक देने की बात ज़रूर की। 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्रेडिट तो लिया, गो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो खुद भी बेनिफिशरी है उसका, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना ज़रा रत्ती बराबर, या हम ये कहें कि पानी की एक बूंद साबित हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने कुछ इक़दाम किए। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान के, चाहे NFC अवार्ड के हिस्से की बात करें या बलूचिस्तान जो मरकज़ी हैसियत रखता है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, थोड़ा पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। चाइना ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, उसका जो बेस कैंप था या उसका सेंट्रल या सर्वर था वो था तिब्बत और संकियांग अपने मगरबी साइड पे, जहाँ पर एक इंतशार की कैफियत नज़र आ रही थी और वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स नज़र आई, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि अब इस रूट को तरक्की देनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया करना है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को मौसर बनाना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारा मगरबी रूट है, हमने अपने मगरबी रूट पर तवज्जो नहीं दी। और बदकिस्मती ये है, हमारे प्रोविंस के सियासतदान, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब, हासिल बिज़न जो मरहूम फौत हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान, इन सब ने मिलकर जो एक सड़क थी दानासर, जो जिसे सड़क कहते हैं मुगल कोर्ट वाली, उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। उन दिनों में ये बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था कि सी पैक का मगरबी रूट बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट या सियासी जमातें उसको बनने नहीं देंगी, या उस पर शदीद एतराज़ात और इख्तलाफात सामने आए, सीरियस कंसर्न भी सामने आए, लेकिन उसको वफाक ने दूर किया। लेकिन वफाक आज भी सूबे को नज़रअंदाज कर रही है। हमारे जो अपने तल्ख सवालात होते हैं, जो सूबे के नुमाइंदे हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वफाक की अदम दिलचस्पी और कोताहियों का जिक्र भी हम करेंगे। 60 अरब रुपए के करीब NFC अवार्ड में अभी भी बकाया जात हैं। 10 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन का ऐलान किया गया, उसके भी कोई दरक नहीं है, कोई नहीं, किसी को नहीं मिले। उस पर भी सुबह सराप एहतजाज है, और पिछले हफ्ते मैंने इस पर शो भी किया था कि वहाँ के सूबाई वज़ीर ज़राअत जो हैं वो बोल पड़े और खूब गरजे बरसे वफाकी हुकूमत पर। उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी आन गोइंग स्कीम्स पर कट लगाकर बीज मुहैया किया किसानों को। हमारी तकरीबन 300 अरब रुपए का करीब हमारे सिर्फ ज़राअत को नुकसान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दें, जो वहाँ पे फ्रूट्स तैयार थे, जो फ्रूट बास्केट की जो हालत हुई, अरबों रुपए की खजूर ज़ाया हो गई, करोड़ों रुपए अरबों रुपए के सेब के बागात पानी की नज़र हो गए, लेकिन बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया। सी पैक से सारा पाकिस्तान फ़ायदा उठाना चाहता है, चाइना फ़ायदा उठाना चाहता है, पूरी दुनिया फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचा? क्या इसमें हर्डल्स है? कौन है वो अनासिर जो बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन होता वह नहीं देख सकते? और वो ख्वाब जिसमें बलूचिस्तान में इंतशार हो, वो ख्वाब जिसमें बलूचिस्तान में दस्तो गिरेबान हो, वो ख्वाब जिसमें बलूचिस्तान के अंदर एक सियासी चपकलिश का आगाज़ हो, वो ख्वाब जिसमें बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो, ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। क्योंकि बलूचिस्तान के जो बासी हैं और गयूर, पश्तून और बलोच हैं या दीगर जो अक़वाम वहाँ पे आबाद हैं, वो कभी भी दहशत गर्दों को फैसिलिटेट नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अनासिर आज भी मौजूद हैं। दहशत गर्दी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए दहशत गर्दी इसलिए बड़ा चैलेंज है कि आने वाले दिनों में चाइना की जो मरकज़ी हैसियत है गवादर को लेकर, और फिर गवादर के साथ साथ जो डीप सी पोर्ट पे जो पसनी जीवनी का एरियाज़ हैं वो भी डेवलप होने जा रहे हैं। तो हमने बहुत एहतियात बरतनी है, हमने गैर मामूली फ़ैसले करने हैं, हमने बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, वरना ये लोग आपको काम नहीं करने देंगे। मैं वफाक को कह रहा हूँ, डेफिनेटली
ये जब भूखे होंगे या किसी को भूख लगी होगी तो वो चीखेगा, आपसे मांगेगा, डिमांड करेगा। जब आप उसको रोटी खिलाने की बजाय आप उसको पानी पर इक्तफा का कहेंगे या आप उसको हौसले और तसल्ली के कैप्सूल और गुब्बारों से आसरा देते रहेंगे तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करेगा। लेकिन वफाक ने क्यों इतनी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया है, और सूबे के अंदर भी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर बहुत सारे सवालात हैं, और एक आम आदमी की ज़िंदगी क्यों इतने मसाइल से दो चार है, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, तज्जियाकार हैं और बलूचिस्तान के हालात को बड़ी करीबी बारीकबीनी से आप देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। कोयटा स्टूडियोज़ में सरदार बल्कि एडवोकेट अमीर मोहम्मद जोगेज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और सरदार सरबुलंद जोगेज़ई साहब भी हमें उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के। सरदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और रहमत साले बलोच साहब हैं प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ, रहमत साले बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सूबाई सदर हैं नेशनल पार्टी के, और आप साबिक सूबाई वजीर हैं, वजीर सेहत, और आपका बड़ा एक अहम रोल है नेशनल पार्टी के अंदर। रहमत साले बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रहमत बलोच साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? रहमत साहब से हमारा राब्ता नहीं हो रहा है। प्रोड्यूसर साहब रहमत साले बलोच साहब से हमारा राब्ता बहाल करवा दें। कर्नल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, फिर हम कोयटा स्टूडियोज की जानिब बढ़ेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंस है बलूचिस्तान की, एक तो फ्रूट बास्केट के हवाले से, मैं आपको सियासी उस पहलू की तरफ बाद में लेकर आऊंगा, लेकिन बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता हुआ वफाक नजर आ रहा है बज़ाहिर कि वफाक ने उतनी दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं किया। वहां पे हमें फोर्सेस की जरूरत है, वहां पे हमारे लेवीज का जो एक निज़ाम है जो आने वाले दिनों में हमारे लिए कारामद साबित नहीं होगा, और सिक्योरिटी खदशात बढ़ते रहेंगे, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते रहेंगे, तो हमें फौरी तौर पर वहाँ पे टेररिज्म जो हमारी फोर्स है उसको फौरी तौर पर हमने वेल इक्विप्ड करना है, और वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स दिखानी, और हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत कम है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सज्जाद, थैंक यू वेरी मच। बड़ा आपने ना एक कम्प्रिहेंसिव सा एक ब्रीफ दिया बलूचिस्तान के बारे में, सिक्योरिटी पे, पॉलिटिक्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, एंड सर्टनली आई अप्रिशिएट कि हाँ हमें शायद इससे भी ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। बट प्रैक्टिकली जैसे आपने बात की जी कि अच्छा सिक्योरिटी की अगर आप बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट ओनली बलूचिस्तान की अगर आप बात करते हैं, मैं तो कहूँगा पूरे मुल्क को आप ले लें, ऐसा लगता है कि टेररिज्म की अगर आप बात करते हैं तो वो सूबाई हुकूमतें, हालांकि 18th अमेंडमेंट का भी आपने तज़किरा किया, 18th अमेंडमेंट के तहत जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वो शोल्डर नहीं करते, वो सिर्फ पैसों की तरफ या फंड्स की तरफ देखते हैं जो कि सूबे को मिलने चाहिए। सर्टनली वफाक की जिम्मेदार हर चीज़ का, लेकिन सूबाई हुकूमतें दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन सारी चीज़ों के ऊपर। मैं आपसे कहूँ, लेकिन अगर टेररिज्म की हम बात करते हैं, बलूचिस्तान इस सारी चीज़ को सफ़र कर रहा है, स्पेशली 2003 के बाद से। इससे पहले भी चलो इंसर्जेंसी सारी होती रही, बट स्टिल दे सबसाइड हो जाती थी। बट मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ एक साल 2015 का ऐसा था, मई 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब आपने देखा कि कुछ जो कमांडर्स थे, कुछ जो लोग थे जिन्होंने हथियार डाले, और आपने फील किया कि बलूचिस्तान में 15 लाख रुपए लेकर कौमी धारे में वो शामिल हो गए थे। वट एवर इट इज, मैं किसी और एंगल से आपसे बात कर रहा हूँ। नो, व्हाट आई से इज, इसके बाद से आप देख लें, बात तो करते हैं 2017-18 के अंदर वही लोगों को रिपीट करके फिर हथियार एक लिहाज से डलवाते चले गए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सबसे पहली जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की तो आती है सूबाई हुकूमत की। क्या हम पूछ सकते हैं इन सारे लोगों से जो चीफ मिनिस्टर्स थे पिछले 20 सालों से, कोई वो सिंध से या पंजाब से तो नहीं गए थे बलूचिस्तान के अंदर? दे वर द वन हु एक्चुअली बिलोंग टू बलूचिस्तान। क्या उनको नहीं सोच आती थी कि हमने अपने बलूचिस्तान को कैसे आगे लेके चलना है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को हमने किस बेहतर रुख पे लेके चलना है? हुआ क्या है फाइनली? सर विफाक को बुजदार नजर आया, विफाक को बुजदार महमूद खान नजर आता रहा, उसकी नायलियां नजर आती रही। हमारे जाम कमाल साहब की और कुदूस बिजंजो साहब का विजन नजर नहीं उनको आता। मैं तो सच्ची बात मैं बताऊं कि मैं खुद अगस्त में ऑलमोस्ट कोई 10 दिन आई वाज इन कोयटा, और स्पेशली ये उन दिनों की मैं डॉक्टर साहब बात करूं अगेन कि जिन दिनों में बेतहाशा बारिशें हो रही थी। और आप यकीन मानिए मैंने पूरे बलूचिस्तान के अंदर, मैं सच्ची बात है मैंने ट्रैवल किया, इवन उन
ड्यूरिंग दोज डेज जब बारिशें हो रही थी, Continue ये दाना बारिशें सर का आपने बात की, जैसे मैं वहां तक खुद गया हूं बाय रोड, पता चला जी कि नहीं वो तो रोड बंद है और अगले मे भी 15 दिन तक वो ना रोड खुल सके। एंड इट वाज नॉट ओनली दाना सर की बात दाना सर नहीं बंद था, आपका फोर्ट मिनरू से भी मैं वही बड़ा आपसे रास्ता कहना भी चाह बंद रहा था, हूं, आपका- सारे जमीनी रास्ते खत्म हो गए थे, रेल का रास्ता था कोई नहीं, जहाज कोई आते कोई नहीं थे। और सर हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो वजीर आजम को चकमा दे गई, वो उधर वो पिंजरा पुल पे, वो अपना अमीर मोहम्मद साहब जो है उनके चेहरे की मुस्कुराहट अभी अभी हमें बता रही है। मैं अगली चीज आपसे कहने लगा हूं। मैं आपसे बताऊं, उस वक्त ना सूबाई हुकूमत अपने बलोचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, वफाक का नाम होने को नहीं था, इट वॉज ओनली पाकिस्तान आर्मी जो कि अपने लोगों के साथ वहां पर खड़ी थी। वट एवर वॉज पॉसिबल, जो उनकी कैपेसिटी के अंदर आता था। मैं ये इस पर दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। हमारे पास हमें ज्वाइन कर लिया रहमत साले बलोच साहब ने, सूबाई सदर है नेशनल पार्टी के, साबिक सूबाई वजीर सेहत है। बहुत शुक्रिया रहमत साहब। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया रहमत साले बलोच साहब। मैंने गुफ्तगू का आगाज आपसे करना था और ये बाई चांस कहें, फॉर्चुनेट कहें कि आपसे आगाज होता है और कंक्लूड भी आप ही करते हैं। रहमत बलोच साहब ये बताइएगा, ये सूबा जो है 60 अरब रुपए के लिए बड़ा बिलबिला उठा है, 40 अरब रुपए एक है और सहमाई के 11 रुपए दूसरे, मिला जुला के कुछ 60 अरब रुपए जो है वो मांग रहे हैं। और असद बलोच साहब जो कि वजीर ज़राअत हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। सर ये भर्तियां ज्यादा हो गई और 45,000 बेरोजगार तो अभी भी सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, तो ये अखराजात इतने बढ़ गए, तो ये कुछ कोऑर्डिनेटर और वज़रा कम कर देते तो ज्यादा बेहतर नहीं था। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं बाकी आपकी पार्टिसिपेंट को नहीं सुन सका हूँ, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे ले लिया। एक्चुअली बुनियादी तौर पर जिस तरह भाई साहब बात कर रहे थे, मैं लास्ट में सुन रहा था, मैं उसके बात को सेकेंड करता हूँ। आई एम टोटली एग्रीड विद हिम। बात यह है कि हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है सूबे में। एक दूसरी बात है कि इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि आज नेशनल डायलॉग की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी और जो एक गैर यकीनी कैफियत है, बदएतमादी है, नौजवान सरापा एहतजाज है और एक नफरत की लहर दौड़ गई है। जिस तरह दोस्त ने 2003 का हवाला दिया, मतलब हम ये कहते हैं, क्लियर बात है कि एक फौजी डिक्टेटर ने जो आग लगाई थी बलूचिस्तान में, अभी तक हम सारे उसी आग में जल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान का जो इशू है, इस इशू को मुस्तकिल हल की जानिब कभी नहीं ले जाया गया है। 2015 की जिस दोस्त ने बात किया, उस वक्त जब कोई सीरियसनेस दिखाया था वो डॉक्टर मालिक बलूच ने, और उसने तमाम स्टेक होल्डर्स को एग्री किया टेबल टॉक पे। नेशनल पार्टी का एक मौके से, क्लियर मौके से हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान का जो इशू है वो टेबल टॉक्स के जरिए हो, चाहे जो पहाड़ पे लोग गए लड़ रहे हैं या हुकूमती जानिब है, दोनों को टेबल टॉक करना है और इस मसले को मुस्तकिल हल की जानिब ले जाना है। लेकिन इस मसले का मुस्तकिल हल उस वक्त होगा जब सूबे में असल सियासी स्टेक होल्डर को और अवाम को हक रायदही का हक दिया जाता है। आज यहाँ कैफियत सूरत हाल ये है कि लोगों में पार्लिमानी निज़ाम, पार्लिमानी जो सिस्टम है, ये वोट इलेक्शन, इस पे एतमाद उठ चुका है, क्योंकि प्रैक्टिकली बलूचिस्तान में ये होता है जिसको लाना है, सिलेक्ट करना है, टप्पा मार के लाओ। तो रहमत साहब इसके लिए माहौल आप कहते हैं तैयार किया गया है ताकि इस निजाम से लोग उकता जाएं और बस कहें जी वेलकम मेरे अजीज हमवतनों। हम ये कहते हैं, देखिए मैं एक जमहूरियत पसंद पार्टी से हूँ, एक जमहूरी कौमी पार्टी से मेरा ताल्लुक है जी। हम एक जमहूरी पुरअमन अदम तशद्दुद वाले जो मीर गोबश विजन जो का फलसफा है, हम ये कहते हैं, और हमारे तमाम सियासी अकाबरीन का जो नेब का जो लीडरशिप था, वो इसी बात पे यकीन करता था कि पुरअमन जद्दोजहद, दलील और मंतक के साथ अदम तशद्दुद। हम तो कलम के दाई है, हमें बंदूक से, हमें दहशतगर्दी से, हमें पुश्तखून से बिल्कुल नफरत है। हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा कि अवाम को हक रायदही का कुल्लम कुल्ला छूट मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, छापामारी बंद हो। तो आज अगर इस सूबे में जो लोग वामिला कर रहे हैं, इन लोगों ने करप्शन का जो बाजार गर्म कर रखा है, जिस मिनिस्टर का आपने हवाला दिया, मैं आपको एक कैलकुलेशन के साथ आपके जिम्मेदार इदारे के
तवज्जो से आज आपके सामईन को बताना चाहूं कि कोई 10 अरब रुपए का जो मेगा करप्शन है जिससे डिस्ट्रिक्ट पंजगुर में हुआ है, तमाम इदारे खामोश है, तमाम इदारों ने चश्मपोशी इख्तियार किया है। डिस्ट्रिक्ट पंजगुर में रहमत साहब, मैं आपके इस जी। नुक्ते को पूरा करना चाहूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक का कार्य है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो 10 अरब रुपए की डिस्ट्रिक्ट पंजगुर में कौन सी करप्शन हुई है, ताकि हुकाम बाला तक भी आपकी ये शिकायत पहुंचे। और हमारा एक इदारा है कौमी एहतसाब ब्यूरो बलूचिस्तान, है कहीं देखा है आपने? चले देखते हैं, मिलकर देखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर खबर द बलूचिस्तान, आपका मेज़बान डॉक्टर सजाद बुखारी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के हालात पे, सी पैक पे, बलूचिस्तान में मादनी वसाइल पर और मसाइल पर। अब मसाइल में क्या कहूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ मसाइलिस्तान है। हमारे साथ रहमत साले बलोच साहब ब्रेक से कबल गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट पंजगुर में 10 अरब रुपए की करप्शन पर इदारों ने और एहतसाब के इदारों ने एक मुजरिमाना खामोशी और गफलत इख्तियार किए हुए, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रहमत बलोच साहब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें। जी जी डॉक्टर साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि मेगा सिटी के नाम पे जिस बेदर्दी से फंड्स को लूटा गया है, देखिए ना, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी सबसे पहले बाय द रूल उसकी प्री क्वालिफिकेशन होती है, उसमें कंसल्टेंसी होती है, उसमें एक्सपर्टीज होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, उसमें इंजीनियर होते हैं, क्वालिटी चेक होती है। कुछ भी नहीं है। और कहने का ये मकसद है सिर्फ ये फंड नहीं है। आज अगर आप बलूचिस्तान में देखो ना, जो खुद साख्ता एक रोजगार था बॉर्डर एरिया में, आज मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक आर्टिकल सेंड करता हूं, एक सहाफी ने लिखा है जिम्मेदारी से कि बॉर्डर जो एंट्री पॉइंट है वो मंथली 6-6 करोड़ रुपए में, जो हल्के का एमपी है उसको मंथली 6-6 करोड़ रुपए ठेके पे, जो एक छोटा सा चेक पोस्ट है जो वाशक और डिस्ट्रिक्ट पंजगुर को मिलाता है, अच्छा, वो मंथली कोई 12 करोड़ से 24 करोड़ रुपए ठेके पे। तो नौजवान कहाँ जाए, आम शहरी कहाँ जाए, जो खुद साख्ता रोजगार भी बन दे, कोई इंडस्ट्री। आपने रहमत साहब कोई कंप्लेन की है इस हवाले से? किसी इदारे से आपने राब्ता किया, कोई कंप्लेन की है या कोई आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? या आप तमाम डॉक्टर साहब तमाम इदारों को पता है, जब यहाँ पे 30 दिन में पार्टियां बनाई जाती है, हाँ, और अपने मर्जी को लोगों को लाना और 2018 के इलेक्शन को टोटली बेचना, मार्केटिंग करना, बस जो एमपीए बनेगा वो जब वो पेमेंट करे वो एमपीए बन रहा है। जो लोगों ने सूद पे पैसे लेकर आज असेंबली में बैठे उर्दू में बात करना नहीं जानते हैं। आप क्या मैं रहमत बलोच साहब आपकी दो बातों को इंडोर्स करते हुए क्वेटा स्टूडियोज जाऊंगा। मैं आपसे हमेशा आप पे तनकीद भी बहुत करता हूं, आपकी पार्टी पर भी हमेशा तनकीद करता रहता हूं, और ये मेरी मजबूरी भी है और मेरी जॉब और उसकी नेचर भी ऐसी है। लेकिन दो बातों से आपसे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तो जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने बलूचिस्तान में एक नवाब को शहीद करके, वो कहते हैं ना, तुम कितने सरदार मारोगे, तुम कितने नवाब मारोगे, हर घर से नवाब उठेगा। तो एक नवाब का तो जिसको स्टेट कंट्रोल कर सकती थी, एंगेज कर सकती थी, वो गवर्नर भी था, वो चीफ मिनिस्टर भी था। क्या जरूरत थी तरतानी की पहाड़ियों में ये सारा कुछ करने का, जिसके बाद बलूचिस्तान से 1.5 लाख लोग माइग्रेट करके चले गए, दहशतगर्दों को मौका मिला। अब आप किस किस नवाब और किस किस सरदार को आप टेकल करोगे? पहले आपको सिर्फ एक नवाब अकबर बुगटी शहीद को जो है वो टेकल करना पड़ता था। तो एक तो ये बहुत ही गलत जो है बात है और बड़ा बुरा तासुर है। और दूसरा ये है कि ये जो आपने बात की कि अरबों रुपए की और करोड़ों रुपए की करप्शन पर खामोशी इख्तियार की जाती है, ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस बात पर भी होना चाहिए, क्योंकि माजी की हुकूमत को, अपोजिशन को हम क्या रगड़े, ये तो ओवरऑल जो सूरत हाल है। ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, अमीर मोहम्मद जोगी साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये प्रोग्रेसिव पार्टी थी। मेरा तो एक गिला बनता है, बल्कि हमारे साथियों का गिला बनता है, जब भी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, रहमत साले बलोच साहब नाराज अगर ना हो तो रहमत बलोच साहब भी धुले हुए दूध के धुले हुए नहीं है, पश्तूनख्वा मैप भी दूध की धुली नहीं है। सब कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आते रहे। लेकिन कुछ चेहरे तो थे ना जी। हम कहते थे कि एक देखें ट्राइबल चीफ बैठा हुआ है, एक जालावान से बैठा, एक सारावान से बैठा, एक वहां से बैठा है। कम से कम वो कुछ साख का ख्याल रखते थे। बहुत माजरत के साथ मेरे बहुत दोस्त हैं इस वक्त असेंबली के अंदर भी, अगर उनकी तबीयत पे नागवार ना गुजरे, ऐसे लोगों को भी असेंबली में लाया गया सर, जिनको मेरे ख्याल में कोयटा के जिना रोड पर रहने वाला भी नहीं जानता है। तो मुझे ये बताएं, तो ये जुल्म हम पे ढाया गया ना सर? कुछ किया नहीं बलूचिस्तान के लिए, बस प्रोग्रेसिव पार्टी बन गई है। अब वो कुदूस बिजंजो साहब की खबरें आ रही हैं, वो भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक रिकॉर्ड पे रही ये बात।
अब बिल्कुल कई बातों से हम इत्तेफाक भी करेंगे साले बलूच साहब की, मगर कई बातों से इख्तलाफ भी है सर। असल में पाकिस्तान में खसूसन बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मसला है वो ये है कि कोई भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम ये सच तस्लीम करें कि हम में से कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, जितनी पार्टियां आई हैं, मैं रहमत साले साहब से भी बसद एहतराम अर्ज़ करूँगा कि इसके पिछली बार इस सूबे पे हुकूमत थी, एक तो उसने अपनी हुकूमत में इस सूबे के हकूक़ के लिए, बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए क्या किया। दूसरी बात यह है कि वो पार्टी आज असम्बली में एक सीट भी उनकी नहीं है, तो क्या उस वक्त वो मंजूर नज़र थे? क्या उसको लाया गया था? अगर मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये मंजूर नजर थे, लाए गए थे। ओ सर, मैंने क्लियर कर दिया ना अमीर मोहम्मद साहब, ये बात मैंने क्लियर कर दी है हर पार्टी में। सर वो क्लियर कर दिया है डॉक्टर साहब, मेरी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे आप प्रॉपर उधर तक पहुंचाना चाहते हैं, किधर किधर जाते हैं ये सारे, मुझे भी मरवाएंगे आप। आगे कोई बात करें, अगली बात पे देखें, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। मैं शायद वो शख्स हूँगा जो अपने पार्टी पे भी तनकीद करूँगा, जो कि है कमजोरियाँ मौजूदा। हमारे सीएम हैं कुद्दूस बिजिंजो साहब, वो बिल्कुल सारे दिन ऑफिस में मिलते नहीं हैं और वो आराम से सोए रहते हैं और सिस्टम चल रहा होता है। जब अब बंदा सो के चलाता है तो इसी तरह चलेगा। लूली लंगड़ी हुकूमत है, रिंग रही है। मैं अपनी पार्टी पे भी तनकीद करूंगा, जाम कमाल साहब पे भी तनकीद करनी है आपने। ये कहना आपने आज आपको नहीं छोड़ूंगा जोगेज़ई साहब, जाम कमाल साहब पर भी आपने तनकीद करनी है। जाम साहब कोई कमाल नहीं दिखा सके, ये भी मानना है आपने। मैं आ रहा हूं इसी पे। आपने अभी कहा कि असेंबली में हम कभी कबायली सरदार और मुतबर देखते थे, कबायली रवायात को देखते थे। देखो जाम साहब वो लसबेला एक रियासत थी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके वाली है। जाम ऑफ जाम पाकिस्तान को जो जाम गुलाम कादिर और जाम ऑफ बेला का पाकिस्तान की तारीख में, हाँ, जाम खानदान का, बिल्कुल जाम खानदान का एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के साथ वफादारी का, बिल्कुल बलूचिस्तान के साथ वफादारी का और बलूचिस्तान की खिदमत का उनका जो एक रिकॉर्ड है। और इससे कोई मेरे ख्याल से इख्तलाफ नहीं करेगा कि जाम साहब का जैसा वजीर आला शायद सूबे में फिर कभी आए। इस तरह का वजीर आला, जिसका जो एक विजनरी वजीर आला थे, जिन्होंने सूबे की पायदार तरक्की की, सारों को तो आपने रगड़ा दे दिया। जिन्होंने अभी जाम साहब की कमालात की पुल बांध रहे हैं, देखे जोगेज़ई साहब, ये ना करें, देखे ना। ये एक सच है। और आज जो हो रहा है 33, ये जाम साहब पे एक तनकीद ये हो रही थी कि वो गैर मुंतखब लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है, 33 कोऑर्डिनेटर्स इस हुकूमत ने रखे हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान में मुलाजिमीन की तनख्वाहें नहीं है, तो दूसरी तरफ वज़रा के फौज जफर मौज के साथ मुशीर भी खड़े हुए हैं और 33 कोऑर्डिनेटर्स। सर जाम कमाल से भी तो यही गिला था कि वो इलेक्टेड लोगों को फंड नहीं दे रहे, तरक्याती फंड, और ये जो आए हुए हैं इधर उधर से मुशीर एंड वजीर एंड वो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह सारे मिला जुला के पैसा उधर जा रहा था। तो जाम साहब के जमाने में 5 कोऑर्डिनेटर्स भी नहीं थे, असिस्टेंट और कोऑर्डिनेटर मिला के। आज 33 कोऑर्डिनेटर्स हैं। बेरोजगार आपने सूबे के हवाले से बात की, उनके पास वो कहते हैं हमारे पास, वो कभी एक अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, कभी दूसरे अस्पताल का, उधर एमएस चला जाता है, किधर से डॉक्टर निकल जाता है, उनका क्या पूछेंगे आप। सीएम साहब, जब सीएम साहब की नींद पूरी हो जाएगी, वो उठेंगे तो कुछ अख्तियारात भी उनको दे देंगे। लेकिन यह है कि एक फौज जफर मौज इन्होंने खड़ी की हुई है अपनी टीम की। जो बलूचिस्तान का इशू है, मैं उसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। NFC अवार्ड की बात हुई, देखिए 60 अरब से ज्यादा वफाक पे बलूचिस्तान का जो ड्यू शेयर है वो रहता है, और जो वफाकी हुकूमत ने ऐलानात किए थे उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं है। बात सूबे के हकूक की है। ये बहुत बड़ी साजिश है कि सूबे के पार्टियों को आपस में लड़ाया जाता है ताकि वो जो सूबे के हकूक हैं, जो अवाम के हकूक है, उसको भूल जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वक्त इसका नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी दिनों में बनी। जो पुराने दिनों में बनी थी, जो काफी अरसे में बनी थी, वो भी कहां से बनी, सबकी हिस्ट्री एक है। तो आइए हम इसको छोड़ के बलूचिस्तान को छोड़े, की तरफ आते हैं। एडवोकेट साहब, आपको मैं याद करवाता चलूं, जाम कमाल साहब को भी याद होगा,
अनवारुल हक काकड़ को भी याद होगा, सरफराज बुख्ती को भी याद होगा, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कोयटा के एक निजी होटल में, बाप जिस रात को शाम को बनी थी, तो मैं भी उस दिन एक प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान में गया था, तो उसी निजी होटल के कमरे में पहला इंटरव्यू मैंने जाम कमाल साहब का किया था। हमें पता है सर क्या कुछ होता रहा है, किस तरह पार्टियां बनी हैं, फिर आप लोगों ने जो है वो बेचारे वाशमी के साथ क्या कुछ किया, फिर वो खान अफकलात की फैमिली के एक बंदे के साथ क्या कुछ हुआ, जाने दे, बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के मामला दुरुस्त कैसे होंगे। सरदार सरबुलंद आपके साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे भी हैं, ये वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने बाप के अरकान भी ले उड़े और आने वाले दिनों में कुद्दूस बिजंजो साहब को भी ले उड़ेंगे। मैं सही बोल रहा हूं सरदार साहब? 5-6 एमपीए भी आपके तैयार हैं। बल्कि मैं ब्रेक ले लेता हूं। सरदार साहब आपको मेरा सवाल पहुंच गया? बस जवाब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार सरबुलंद जोगिज़ई साहब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं और मेरा सवाल था सरदार साहब को, वो पहुंच गया। ब्रेक से पहले जिन्होंने अभी हमारा टीवी ऑन किया है या हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सवाल ये था कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि जब वो घुमाती है सेनेटर मुंतखब होना शुरू हो जाते हैं, जब वो उसको जादू की छड़ी घुमाते हैं तो विकटें गिराना शुरू कर देते हैं। जोगिज़ई साहब क्या बात है, कोई पहले ईंटें तोड़ने के भी आप लोग माहिर थे और ईंटें जोड़ते भी बड़े कमाल से हैं आप लोग, ईंट से ईंट बजाने वाले, फिर ईंट को ईंट से रख के जोड़ दिया, माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे जी। अवाम का भी सोचें सरदार साहब। आज आपने अपने प्रोग्राम में हमें दावत दी है, आपकी क्वेश्चन के मुताबिक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, आपको पता है कि ये आवाम के लिए बनाई गई जमात है, तो इसमें हमेशा जब भी नए तजर्बे पाकिस्तान में कराए गए हैं, पिछले 5 साल में जब नया पाकिस्तान का एक तजर्बा लाया गया इस मुल्क में, तो आवाम ने इसको देखा और इनके जो असरात थे इस मुल्क पे, आज तक ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है उस असरात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट की धाने पे पहुंचा दिया, फिर एक सियासी वर्कर्स को जो बदजुबानी और गाली गलोच का एक ट्रेनिंग दिया गया, वो एक सियासत में एक शाइस्तगी थी। एक ज़माने में हम सियासी वर्कर जब आपस में बैठते थे तो एक दूसरे को दलाइल के साथ कायल करने की कोशिश करते थे, मगर इस तंजीम का या इस पार्टी के आने से इस सियासत में भी एक किस्म की बदअखलाकी सामने आई जो कि इमरान खान की ज़ाहिर क़यादत थी। बलूचिस्तान में जो आई उसके बारे में भी कह दें, आपसे नाराज नहीं होंगे अमीर मोहम्मद साहब, मैं देख रहा हूं उनको, आपसे नाराज नहीं होंगे, आपके साथ ही बैठे। ये जो बलूचिस्तान में आई गई या लाई गई या बनाई गई और जो अब उड़ाई गई, ये इसके बारे में भी कह देना सर। अरे हम सियासी वर्कर है, आज से नहीं, हम अरसा दराज से एक दूसरे के साथ रवाबित में है। मैं सिर्फ अपनी पार्टी का प्रोग्राम बता रहा हूं। जो आपने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है, इंशाल्लाह आने वाले दौर में सूबाई हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा, क्योंकि वो अपने अमल से, हमने अपनी प्रोग्राम से हमेशा आवाम के लिए साबित किया है। आपको पता होगा कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान में बड़े कदावर एमपीएस और इलेक्टेबल्स हैं और कबायली शख्सियत है, सरदार है, अपने इलाके में एक असर रसूख रखने वाले हैं, वो भी ये महसूस कर चुके हैं कि बलूचिस्तान को अगर संभालना है, इनको अगर तरक्की देना है, भी महसूस कर चुके हैं या महसूस कर रहे हैं या महसूस करने वाले हैं। ये बताऊं कि इंशाल्लाह कुद्दूस बिजंजो के साथ 7 से 8 एमपीएस भी हमारे साथ शामिल होंगे। इसका मतलब है आप हमारी खबर की तस्दीक कर रहे हैं सर जी। एमपीए भी आपको मिल गए, चलें जी, वजीर आला भी आपका बन गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अच्छी कोई जमहूरी पार्टी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे के करीब से भी नहीं गुजरती है, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ तक वो नहीं मिलाती है, सारी बातें ठीक है। बलूचिस्तान के लोगों की बात को कौन करेगा? बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? वो जो बलूचिस्तान में टैंकर माफिया है और वो चालू बावड़ी से पानी उसे मिल जाता है, हर जगह से उसका टैंकर भरा जाता है, लेकिन वासा के पाइप में एक कतरा पानी आने का तौफीक नहीं होती है। बलूचिस्तान के लोग जो आज भी 3000 रुपए का आटा ले रहे हैं, ये बलूचिस्तान के लोगों की बात कौन करेगा सर? बलूचिस्तान के लोग खुशहाल नहीं है,
मुल्क क्या खुशहाल होगा और बलूचिस्तान क्या तरक्की करेगा? डॉक्टर साहब, आपको पता होगा कि जब NFC अवार्ड हमारे दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ, और उस वक्त आपको पता था जब भी वज़ीर आला तनख्वाह का टाइम आता था वो वफाक के पास जाता था, क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं होता था। NFC के बाद बलूचिस्तान में इस टाइम फंड 140 अरब तक सालाना उनका आमदन हो गया है। लेकिन वो बदबख्ती से अगर कोई मैनेज नहीं कर सकता है, अगर कोई टीम उसको प्रॉपर तरीके से उसको चला नहीं सकता है। आज अगर क्वेटा में आप कह रहे हो कि टैंकर माफिया है, इधर इसके लिए क्वेटा के लिए अरबों रुपए दिए गए हैं, तो वो आप NFC अवार्ड के तहत आप जितने बेस्ट से बेस्ट काम कर सकते हो, हमेशा बलूचिस्तान का फंड लैप्स होके वापस चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो 35 तो कम से कम जाते हैं, अपनी बिल्कुल कमजोरी है, हमारे अपने जो, जी हाँ बिल्कुल। तो हमारी ये जो टीम है वज़ीर आला बनती है, उनको ऐसा जो टीम उसके साथ होनी चाहिए, जो उसके मिनिस्टर्स होने चाहिए, तो वो बेहतर की तरफ, फंड की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। अगर वो बेहतर मैनेज करे, इंशाल्लाह आने वाला वक्त में मैं आपको बताऊंगा इलेक्शन के बाद जब पीपल्स अच्छा, एक बात कीजिएगा, मैं अपने सारे पैनलिस्ट से पूछूंगा सरदार साहब, इंशाल्लाह पीस मूवमेंट के नाम से मुनहरिफ बैठक, मुनहरिफ अरकान की एक बैठक हुई थी कोयटा में, सरावान हाउस ने उसकी मेजबानी की थी। मोहम्मद खान होती, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, फरतुल्ला बाबर, ये नाराज अरकान पर मुश्तमिल। कोई ये दूसरी पार्टी शार्टी तो नहीं बना रहे? बस कर जाना है, खुदा को माने सर, बहुत तंग आ गए, बाप बनी, अब कोई और पाप शाप ना बना देना, कोई नैप शैप, और फिर पता नहीं क्या होगा। बात बताऊं, ये वो लोग हैं जो कि कोई वजारतों पे नाराज है, कोई ओहदे पे नाराज है। जैसे मुस्तफ़ा नवाज खोकर को वज़ीर मुमलिकत बनाया गया, वो फुल वजारत मांग रहा था, इस बुनियाद पे वो नाराज हुआ, और फिर जो है पार्टी के पॉलिसी के बरखिलाफ उन्होंने बयानात दिए, जिस पे पार्टी ने उनको ये कहा कि पार्टी की अपनी पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी के तहत आपने जाना होगा। तो बाकी भी मुफ्ता इस्माइल है, वो भी वजारत से फारिग हुए हैं, जो कि वो भी एक अपनी वजारत पे नाराज हैं। तो ऐसे लोग पार्टियां नहीं बना सकते हैं, ना वो ऐसे लोग जो है ज्यादा देर तक इकट्ठे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए इनकी कोशिश होगी। तो ये मुफाद परस्त लोग जो है वो इतने बड़े लेवल पे और इतने ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। तो चले, नेशनल डायलॉग की बात हो रही थी, मैंने फिर दोबारा रहमत साले साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन कुछ नुक्ते ऐसे हैं जिस पर मैं चाहता हूं कि कर्नल साहब आप बात करें। ये बताएं सर, ये कोई पीस मूवमेंट हो जाती है, ये एस्टेब्लिशमेंट अरेंज करती है बहुत सारी चीजों को, ये बलूचिस्तान में भी देखा गया है, और इस बात से कतई ताल्लुक या इसे नजरअंदाज करना, पसे पुश्त डालना एक हकीकत को मसख करने के बराबर होगा कि बलूचिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से रोल रहा है। मैं माजरत के साथ बताऊंगा, बहुत सारे नौजवानों के पास रागारियां हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, काबली गाड़ियां हैं, पता नहीं क्या कुछ है, इतना लंबा चौड़ा। सर बलूचिस्तान में हकीकी नुमाइंदे क्यों आगे नहीं आते? मैं एक आपसे अर्ज करूं प्लीज, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात करते हैं तो डोंट थिंक कि ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान के अंदर है। ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल, मैं आगे बताता हूं ना आपसे। डीप स्टेट यू फाइंड एवरीवेयर, ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के अंदर भी मौजूद है, यूके के अंदर भी मौजूद है, जर्मनी के अंदर भी मौजूद है, इंडिया के अंदर भी मौजूद है। दूसरी चीज़ ना, अभी जब आपने कहा जी, आप मुझे बताएं ना, ये हमारे MPA MNAs जो हैं और हमारे पॉलिटिशियंस जो बलूचिस्तान के हैं, ये क्यों अपने लॉयल्टीज़ को चेंज करते हैं? लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू देम। दूसरी चीज, अभी जोगे से सब बात कर रहे थे, नहीं जाते हैं सर। नहीं क्यों, और डरते हैं ये सारे, वो देखिए बैठे हैं, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। नहीं, अगली सुने ना, कहते हैं डाले आ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। अगली चीज सुने। अभी जोगे से साहब की बातें मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, एंड ही वाज टॉकिंग सो गुड अबाउट बलूचिस्तान, एंड आई विश कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है बलूचिस्तान के अंदर, दे आर रियली एबल टू डिलीवर, नॉट जैसे 15 साल से सिंध के अंदर वो उन्होंने तबाह बर्बाद किए पीपल्स पार्टी, ऐसी वी डोंट वांट पीपल्स पार्टी इस तरह का सलूक जो है वो बलूचिस्तान के साथ करेगी। सर पहले से दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अगली चीज आप ये देख लें, ये आप आज हम जनवरी में बैठे हैं ना, आप आज इन कोयटा अगेन इन अगस्त, मैं बाप पार्टी के लोगों से मिला, एंड दे वर जस्ट थिंकिंग कि जी हाँ अब हमने किस तरफ मूव करके जाना है। यानी आप इमेजिन करें, उन्हें पता ही नहीं। हाँ नहीं सुनिए ना, दे आर इन द गवर्नमेंट, दे आर रनिंग दिस प्रोविंस, ठीक है, और दे आर थिंकिंग कि नहीं अब हमने अपनी लॉयल्टीज को किसके साथ लेके जाना है, नून के साथ लेके जाना है
या फिर पीपल्स पार्टी के साथ लेके जाना है, एंड मोस्ट ऑफ देम दे वर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। विल यू बिलीव इट? मतलब जब आपकी सियासत का ये हाल होगा, और अब दूसरी चीज मैं आपसे बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में बेहतर साबित होगी। हुक्म देखें, वोट किसने, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं डालना, वोट तो डालना है लोगों ने। वहां से अब जो चीज निकलेगी वही सबके सामने एक लिहाज से आएगी ना। लेकिन जो बलूचिस्तान की सियासत है, इट इज टोटली डिफरेंट। ये बाकी जो तीनों सूबों की सियासत है, हकीकत में मैं आपको बताऊं, देयर यू फाइंड द इलेक्टेबल जी बहती गंगा में, दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ योर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और यही सारा कुछ मैं समझ, और मैं आज भी आपसे बताने को तैयार हूं कि ये जो सिस्टम है ना, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे पाकिस्तान को कभी, पाकिस्तान के लोगों को कभी फायदा नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, नो अब देखें ना, बहुत सारे पूरी दुनिया को सिस्टम देख लें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किधर है, ठीक है ना, और उसके अंदर व्हाइट इज हो। आप मुझे ये बताएं, मैं जोगी से साहब से सवाल करूंगा, अगर आप पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन कराते हैं, डू यू थिंक कि पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान के लिए कि जी दे शुड बी एक्चुअली रनिंग दिस कंट्री? हमें बड़ा सीरियसली सोचना है कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये ऐसा नहीं है कि जी आपने 73 ऑनवर्ड ये सारा पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिया, पूरे मुल्क के अंदर देखना इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेलिबरेटली ये सब कुछ किया जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मुझे बताएं देन हु इज डूइंग इट? अगेन आई विल आस्क यू सर, पाकिस्तान इज द फेडरेटिंग यूनिट। नहीं आप सुनिए ना, फेडरेशन एक, आप देखें ना, मैं इकाइयां हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने तहफ्फुज़ात, कहते हैं बलूचिस्तान के डायनामिक्स में फर्क है, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन पे थोप देंगे? नहीं, मैं आज भी आपको गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूं, आप अगले 10 साल तक यही सिस्टम रखें, सीएम को रखें, सीएम बलूचिस्तान से रखें, जो है इस वो एक रद्दी की टोकरी की तरह उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया जाए। नहीं ऐसा नहीं है। हाउ डू यू से 73 के बाद अच्छा, अगर मुझे आप ये बता देना, अभी पिछले 10-15 सालों के अंदर, ओके, ये पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसने पाकिस्तान के लोगों को क्या डिलीवर किया? डिक्टेटरशिप ने क्या दिया? मैं आज भी बलूचिस्तान के लोगों से पूछे, विल यू बिलीव इट, एंड दे से जी कि अगर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ के साथ ये सब कुछ नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। किसने किया? नहीं, 5 इंसर्जेंसियों का जिम्मेदार कौन है? एक आपसे मैं अर्ज करूं, अगर किसी टाइम आप एक पूरा प्रोग्राम रखें, हम अकबर बुख्ती जो हैं, यस आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, एंड इट वाज नॉट बेसिकली द आर्मी। हकीकत में मैं बता रहा हूं डॉक्टर साहब, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ये बड़ा आसान लगता है हमें। बड़ी अच्छी तरह याद है जिस दिन उनकी शहादत हुई थी जी, और मैं अपने बच्चों के साथ जो है वादी ज़ियारत की सैर के लिए निकला था, फिर उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी, मैं अपने 5 असातिज़ा को खो चुका हूं, मैं अपने डॉक्टर्स खो चुका हूं, और ये रहमत साले बलोच साहब बताएंगे। बिल्कुल, बलोच साहब से भी मैं एक सवाल करूंगा, डू यू थिंक कि आप जब किसी को ओके कत्ल करने के लिए जाते हैं तो अपने 5 अफसरों को वहां पर भेजते हैं? फॉर गॉड सेक, आप भी इन सारी चीजों को बड़ा रहमत साले बलोच साहब, मैं तो कोई सवाल आज आपसे नहीं करना चाहता, आप कर्नल साहब को रिस्पॉन्ड करेंगे सर? देखिए ना, कर्नल साहब बात कर रहे हैं, मैं उसके बातों से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इस मुल्क के साथ विजनरी लीडरशिप कौन है, वफादार कौन है। जिस तरह जोगी जी साहब ने बात किया, देखिए ना, मैं सियासी वर्कर हूँ, जो तनकीद होगा हम अपनी इस्लाह करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी करेक्ट। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आप पार्लिमानी सिस्टम को बदनाम करोगे, जब को बलूचिस्तान पूरे सूबे को आप मंडी बनाते हो, आज आपको क्या ताने मिल रहे हैं कि पूरा सूबाई हुकूमत 5 अरब रुपए में बनाए। जब हुकूमत 5 अरब रुपए में बनती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम वोटर पे, उसके ज़हन पे क्या असर गुजरेगी? मैं उस गैर यकीनी कैफियत पे, जो एक अदम एतमाद की सूरत हाल है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हमें सबको विजनरी होना चाहिए। हम जब इस मुल्क का अल्फ उठाते हैं, उसी अल्फ के साथ हमें वफादार होना चाहिए। आप मुझे बताएं, इन 4 सालों में, 4.5 सालों में कौन सा कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो सूबे में बनाए? मैं आपको कह रहा हूं कि जो एक मेडिकल कॉलेज बना था, वो भी नेब के दौर में बना था। जो बलसा यूनिवर्सिटी बनी थी, उस वक्त बनी थी जब गवर्नर थे, उस वक्त जो सियासी असल स्टेक होल्डर्स की हुकूमत थी, वो भी 9 महीने या 1.5 साल थी। और मैं कह रहा हूं कि हमारे अकाबरीन ने जितनी जद्दोजहद की है, उनकी पूरी जिंदगी जेल में गुजरी है जी। उनकी हुकूमतों एंजॉयमेंट इक़्तिदार पे नहीं बनी है। आज अगर कोई सियासी वर्कर सेनेट में नहीं बिकता है, आप उस पर केसेस बनाते हो। जो अपने पार्टी नहीं बदलता है, आप उस पर केसेस बनाते हो, आप उसको चोर करार देते हो। यहाँ मुझे बताएं कि एक एमपीए का रेट 25 करोड़ जब बनता है,
तो अवाम किधर जाए, अवाम किस पे इस्तेमाल करे। जी जी। असल बात यह है कि हमें इस सूबे के साथ, इस मुल्क का एक फेडरेटिंग यूनिट है, हमें ईमानदारी के साथ काम करना है कि जो नौजवान नफरत कर रहा है, इस नफरत को हम किस तरह कम करें। हाँ, हम ये बजाय के argument इस पर मैं पूरा करें, एक हम सवाल, बजाय के पूरा एक दूसरे सेगमेंट को रखूंगा। रहमत दूसरे साहब, को छोड़ मैं दें। आपको मधु करूंगा, तमाम सियासी आप स्टूडियो में जमातें हो, हमारे लिए और ये जो काबिल नौजवान एहतराम नस्ल है। को गुमराह करने की जो आपने बात की है, तमाम- मैं कायद आजम आप मोहम्मद जरा अली सुनिए जिन्ना ना, के उस आप सिब्बी जब दरबार के आप खिताब की कहते हो कि तबासात जी- रखूंगा प्रोग्राम में। आप डॉक्टर साहब सुने ना, आप जब कहते हो जी बाहर से फंडिंग हो रही, आप अपने दुश्मन को क्यों मौका देते हो? आप क्यों इस तरह के स्पेस छोड़ते हो जहां आपके दुश्मन, जहां हम आज एक वार जोन में रह रहे हैं? ये पूरा एरिया एक वार जोन है। आप सीपे को ठीक ले है ले। रहमत साहब, देखिए, मेरी आपके माजरत भी कबूल करें, मैं आपकी बात को 1973 मुकम्मल नहीं होने दे पाऊंगा क्योंकि मैंने राउंड पूरा देखिए ना- करना है, तो कोयटा में 2-2 मिनट मुझे देने पड़ेंगे प्रोग्राम का वक्त। ये जो आपका नुक्ता है, ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि इस पर मैं पूरा एक सेगमेंट रखूंगा कि हम अपने नौजवानों को किस तरफ ले जा रहे हैं और बलूचिस्तान के नौजवानों में कितना पोटेंशियल है और दुश्मन को मौका हमने क्यों दिया और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। जी आपकी तरफ आऊंगा तरीन साहब, ये बताइएगा कि ये जो कर्नल साहब ने बोला है कि आवाम तो तंग आ गई है ये पार्लिमानी निजाम से, ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, बेजार आपकी जमहूरियत से, 73 के आइन से, आम आदमी को रोटी नहीं मिलती है, सियासतदानों से, एस्टेब्लिशमेंट को भी आने दें, उनको भी मौका दें, मजीद दें, खुलकर सामने आए। जी अमीर मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जमहूरियत का मकसद है कि अवाम की हुक्मरानी हो और अवाम के लिए हो। अब बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान में जो पॉलिटिक्स का जो तर्ज है उसको चेंज करने की। ठीक है सरदार सर बुलंद साहब, एक लाइन आपके लिए। सर आप भी बहुत 73 का आइन लेके फिरते हैं ना, आपका काम होने वाला है। एक सियासत पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है सरदार साहब, आपने भी लास्ट रिमार्क। सरदार साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इस बात से भी डिसएग्री करता हूं कर्नल साहब की कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत अभी तक आपको पता है कि इसमें खामियां हो सकती है। फुली इसको जो है ख़त्म करने की बात जो हो रही है, ये हमारे मुल्क के साथ एक तबाही के दहाने पे ले जाने वाली बात है। पार्लियामान के ज़रिए अगर आप उसमें से, जैसे ये MPs को जो आप फंड देते हैं अरबों रुपए, अगर आप इसमें से निकाल दें, उनका काम सिर्फ है पार्लियामान में कानून साजी करना। अब बात अगर ठीक आप ही ना, उसको सिर्फ अब आए ना बात, ये नुकता ठीक है। इसमें हाँ। तो नहीं, उसमें उसकी- वो लोग आएंगे, मैं आखिरी तो सवाल उसमें वो करूंगा लोग अपने आएंगे टाइम जो खत्म हो गया सिर्फ सर। कानून साजी करेंगे। डेरा मनना सरदार साहब स्था, डेरा मनना अमीर मोहम्मद तरीन साहब स्तासुम डेरा मनना कोरवदा नहीं वायु तासु मुस्तकबल वक्त रा के इस्तासु गटावर वक्त मुश्तमिला सो। बहुत शुक्रिया आपका रहमत साले बलोच साहब, आपका भी शुक्रिया। और आप जो हमेशा अपने गुफ्तगू करते हैं तो उसमें हमें आने वाले जो प्रोग्राम है उसका कोई ना कोई कंटेंट या आप हमें कोई टॉकिंग पॉइंट दे देते हैं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। कर्नल साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान की आवाम की बात करेंगे, उनके मसाइल की बात करेंगे, करते रहेंगे। नाराज होते हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, हम उन्हें फिर मना लेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।